नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यू एग्जाम्पल पर स्वागत है। मैं नरेंद्र मीना आज आपके लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण की क्लास, जो कि टेट, सी टेट और सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना पुश करे लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपकी ज़िंदगी को एकदम बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? देखो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, या फिर रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, पर्यावरण से जो आज से है वो हमारे चारों तरफ के एक परिवेश से है, जिसको हम वातावरण भी कहते हैं। दोस्तों, जिससे हम घिरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सांस्कृतिक और पारिवारिक परिवेश, उसके अलावा प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारकों को भी इसमें दोस्तों समाहित किया जाता है। दोस्तों, पर्यावरण से क्या आश्चर्य हुआ, जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें फैली हुई हैं वे सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए दोस्तों, शारदा एक्ट जो है इसका संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, या फिर अनिवार्य शिक्षा। बताइए दोस्तों। दोस्तों, हम आपको बता दें, शारदा एक्ट का जो संबंध है वो बाल विवाह से है। तो दोस्तों, बाल विवाह क्या है? बाल विवाह दोस्तों किसी भी लड़के या लड़की की कम उम्र में शादी करना, 18 से कम उम्र में शादी करते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? बाल विवाह कहते हैं। दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम, दोस्तों बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत विवाह हेतु लड़के एवं लड़की एवं लड़के की न्यूनतम आयु क्रम से 18 वर्ष निर्धारित की गई। 14 से 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। कितनी दोस्तों? 14 से 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। दोस्तों, लड़की की कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की 18 वर्ष। लेकिन दोस्तों, अब प्रेजेंट टाइम में दोनों के लिए जो विवाह की आयु है कम से कम 18 वर्ष होनी जरूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है किसमें? दोस्तों, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, या फिर दोस्तों बैंक, पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, या फिर दोस्तों मूल्य जैसी अमूर्त धारणाओं को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, या दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा क्या है। तो दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है हमारा, इसके अंतर्गत क्या आता है? हमारी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे उत्पादन, उपभोग, पूंजी निर्माण, अनेक संसाधनों का मतलब किसी भी उद्योग में लगाना, ये सभी दोस्तों किस में आते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, बच्चों में अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित करने के लिए दोस्तों विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। दोस्तों, इन गतिविधियों में बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, और दोस्तों बैंक, पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त अवधारणाओं को धारण व्यक्त करके, इन सभी को करके दोस्तों बच्चों में अर्थशास्त्र की समझ विकसित की जा सकती है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होगा? बताइए दोस्तों, इससे बच्चों में किस कौशल का विकास होगा? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में जो
कौशल का विकास होगा वो दोस्तों संप्रेषण कौशल का विकास होगा। किसका दोस्तों? संप्रेषण कौशल का विकास होगा। दोस्तों बच्चों में जो संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए हम क्या करते हैं, डेली प्रतिदिन डायरी लिखने के लिए उनको देंगे और उनसे कहेंगे कि मौसम दर्ज करो, मौसम मतलब दिन का तापमान भी दर्ज करो और मतलब पूरे दिन में मतलब क्या क्या क्रियाएं हुई हैं उनको भी दर्ज करो। तो दोस्तों उससे संबंधित उनसे प्रश्न भी करेंगे। इससे दोस्तों क्या होगा, उनके जो संप्रेषण कौशल की जो क्षमता है वो दोस्तों विकसित हो जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बताइए दोस्तों, आप इनमें से क्या नहीं करेंगे जिससे कि बच्चों के ये सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? दोस्तों पहला है विकल्प है बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में उनकी मदद करेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए दोस्तों। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीख सकें, बिल्कुल देना चाहिए दोस्तों। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। दोस्तों सही उत्तर अच्छी तरह समझाने से उन्हें पूरी तरह से हम उनको सीखने के अवसर प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ को रटने या रटाने से बच्चों में सही समझ विकसित नहीं हो सकती। दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को अधिगम हेतु अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने में दोस्तों बच्चों को वे सभी परिस्थितियां प्रदान करनी होंगी जिससे बच्चे के स्वतंत्रतापूर्वक समस्या समाधान के लिए वे स्वयं प्रेरित हो सकें। दोस्तों बच्चों को सही उत्तर अच्छे से समझा देने या रटाने से वे अधिगम के लिए प्रेरित नहीं होंगे। दोस्तों अधिगम के लिए प्रेरित नहीं होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है, जो हमें कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों, बच्चों को जो सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या फिर धार्मिक केंद्र से? दोस्तों आपको पता होना चाहिए बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है वह उसका परिवार होता है। दोस्तों इसलिए बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है। दोस्तों बच्चे का परिवार को उनका प्राथमिक विद्यालय भी माना जाता है। दोस्तों परिवार से बच्चा अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। दोस्तों जो परिवार से जो शिक्षा ग्रहण करता है बच्चा वो शिक्षा किस प्रकार की होती है दोस्तों? वो अनौपचारिक होती है। कौन कैसी दोस्तों? अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा होती है। दोस्तों यहीं से बच्चे के सामाजिकरण की प्रथम प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों इसी कारण परिवार को सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। तो दोस्तों इनमें से प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा? बताइए दोस्तों क्या है? दोस्तों हम आपको बता दें इनमें से जो सोयाबीन का प्रमुख स्रोत है उसका दोस्तों प्रोटीन का वो है सोयाबीन। दोस्तों इसमें प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है दोस्तों? लगभग 43% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों इसी कारण सोयाबीन को प्रोटीन का क्या कहा जाता है? राजा भी कहा जाता है। सोयाबीन का और प्रोटीन का राजा भी कहा जाता है। सोयाबीन को दोस्तों प्रोटीन का राजा कहा जाता है, सोयाबीन को। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प सी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड होता है। बताइए दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है या फिर अनियमित होता है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। दोस्तों वो कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में जाती है, दोस्तों जब किसी विशेष पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में जाती है तो दोस्तों हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों? ह्रास हो जाता है। दोस्तों ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग ही जा पाता है दोस्तों? 10% भाग ही दूसरे स्तर को प्राप्त होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड कैसा है? सीधा होता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। बताइए दोस्तों हमारी जो प्रकृति है उसमें ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों समुद्री जल होगा या वर्षा का जल होगा या पर्यावरण या हरे पौधे? बताइए दोस्तों ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों हम आपको बता दें प्रकृति में जो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है दोस्तों वो हरे पौधे हैं। दोस्तों हरे पौधे प्रकृति में ऑक्सीजन के एक प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि दोस्तों हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं दोस्तों? ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं
दोस्तों ये हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्रहण करते हैं और दोस्तों हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इसलिए प्रकृति में ऑक्सीजन जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों वो हरे पौधे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। बताइए दोस्तों, छात्रों के लिए सीखने के जो प्रमुख संसाधन हैं कौन कौन से हैं? विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन करना, या ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन करना भी एक संसाधन है सीखने के लिए, और दोस्तों ग्रंथालय भी है सीखने के प्रमुख संसाधनों में से एक है। और दोस्तों सर्वे और प्रोजेक्ट निर्माण ये भी सीखने के प्रमुख संसाधनों में से एक है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों छात्रों के लिए सीखने के विभिन्न संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों इनमें से जो कुछ प्रमुख संसाधन हैं वो विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री का संकलन करना, ग्रंथालय, सर्वेक्षण, परियोजना निर्माण आदि इस संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। दोस्तों बताइए कौन सा रोग है? तपेदिक, कैंसर, फेफड़ों का अल्सर, या फिर अनिद्रा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, धूम्रपान से होने वाला जो प्रमुख रोग है वो है फेफड़ों का अल्सर। सॉरी 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 दोस्तों ये क्वेश्चन गलत टाइप हो चुका है। दोस्तों इसमें हम आपको बता दें, जो इसमें धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है दोस्तों वो है फेफड़ों का कैंसर। क्या है दोस्तों? फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर। दोस्तों ये विकल्प सी अलग है, ये वाला। तो दोस्तों इसलिए फेफड़ों का जो कैंसर है वो धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। दोस्तों तपेदिक, जिसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? क्षय रोग। इस रोग का दोस्तों जो कारण है क्षय रोग का क्या है दोस्तों? वो है माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम दोस्तों ट्यूबरोक्लोसिस। क्या दोस्तों? ट्यूबरोक्लोसिस नामक जीवाणु है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? दोस्तों 20.95%, या 78.0.9%, या दोस्तों 21%, या 0.03%। बताइए दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों हम आपको बता दें, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है दोस्तों वो 78 के लगभग होती है। जबकि दोस्तों ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो लगभग 20.95% होती है। किसकी दोस्तों? ऑक्सीजन की। और दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है CO2 की वो 0.03% होती है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों कौन सा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग? रिकेट्स, क्वाशियोरकर, स्कर्वी, रतौंधी। बताइए दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रतौंधी। दोस्तों विटामिन ए से जो रोग होता है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है दोस्तों रतौंधी होता है। दोस्तों विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है दोस्तों क्या है? रेटिनॉल दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। दोस्तों इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। जबकि दोस्तों विटामिन डी की कमी से दोस्तों क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से क्या रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। और दोस्तों जो क्वाशियोरकोर रोग है वो किसकी कमी से होगा दोस्तों? वो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी दोस्तों? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है कितनी होती है दोस्तों? 72, 70, 75, 80। बताइए दोस्तों, ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे कि विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की जो प्रति मिनट धड़कन होती है दोस्तों वो होती है 72 बार धड़कता है हृदय 1 मिनट में। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों कौन सा है इनमें से? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य या सभी? तो दोस्तों हम आपको बता दें, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतक्रिया के जो उदाहरण है दोस्तों, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य। दोस्तों इसलिए ये सभी सामाजिक अंतक्रिया के उदाहरण हैं। पर्यावरण के बीच जो सामाजिक अंतक्रिया होती है, इन सभी के ये सभी इसके उदाहरण हैं। दोस्तों पर्यावरण और उसके घटकों के बीच की अंतक्रिया को मोटे तौर पर दो भागों में दोस्तों बांटा जाता है। दोस्तों विभिन्न प्राणियों के मध्य अंतक्रियाएं और प्राकृतिक पर्यावरण के सजीव निर्जीव घटकों के मध्य अंतक्रियाएं, ये दो भाग हैं। दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच होने वाली अंतक्रियाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य और इसके अलावा भी अनेक कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? बताइए दोस्तों किसका चुनाव करेगा? पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, या फिर दोस्तों ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, या विकल्प सी दोस्तों ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या दोस्तों ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज संबंधी दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक इनमें से दोस्तों ऐसी पाठ्य वस्तु का चुनाव करेगा जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। क्योंकि दोस्तों जब हमारे दैनिक जीवन से कोई जुड़ी समस्या होती है तो हम उसे उस समस्या का हल ढूंढने के लिए अनेक अंतक्रियाएं करते हैं। तो इसी तरह दोस्तों बच्चे भी बहुत सारी अंतक्रियाएं करेंगे, जिससे उनका अधिगम भी बढ़ेगा और दोस्तों उनकी जो सीखने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। दोस्तों बताइए, शिक्षक और छात्र के बीच का जो अनुपात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1:30, 1:40, 1:50 या फिर दोस्तों 1:60? बताइए दोस्तों। विद्यालयी शिक्षा में शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है दोस्तों कितना होना चाहिए? वो दोस्तों होना चाहिए 1:30। कितना दोस्तों? 1:30। दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम, दोस्तों क्या? शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों 2009 के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए दोस्तों? 1:30 होना चाहिए। दोस्तों ये कौन से विद्यालयों में होना चाहिए ये आपको बताना चाहिए दोस्तों। ये होना चाहिए प्राथमिक विद्यालयों में होना चाहिए दोस्तों। किन में होना चाहिए? प्राथमिक विद्यालयों में होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में होना चाहिए। और दोस्तों जो उच्च प्राथमिक हैं उनमें कितना होना चाहिए? दोस्तों जो उच्च प्राथमिक जो विद्यालय उनमें कितना होना चाहिए दोस्तों? उनमें होना चाहिए 1:35। ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा प्रमुख लक्षण उष्णकटिबंधीय प्रदेश का है? वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, या दोस्तों साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, या दोस्तों विकल्प डी ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। बताइए दोस्तों। जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश के जो प्रमुख लक्षण है दोस्तों वो है वर्ष भर गर्मी रहना। दोस्तों मौसम के दृष्टिकोण से आपको पता होना चाहिए, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का जो प्रमुख लक्षण है दोस्तों वो है वर्ष भर गर्मी रहना। दोस्तों उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो दोस्तों किसके मध्य पड़ते हैं? वो कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ते हैं। उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश पड़ते हैं दोस्तों वो कर्क और मकर रेखा के मध्य पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। दोस्तों वर्ष भर इस प्रदेश की जो जलवायु उष्ण और आर्द्र रहती है। दोस्तों यहाँ का जो वार्षिक तापांतर होता है वो बहुत कम होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो वर्षा होती है दोस्तों, वर्षा जो होती है यहाँ पर सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होने चाहिए। बताइए दोस्तों, बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी? बताइए दोस्तों।
तो दोस्तों बच्चों की पाठ्यचर्या में जो शामिल होने चाहिए, बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण और उपयुक्त पाठ्यक्रम, ये तीनों शामिल होने चाहिए। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन विकल्प डी सही है। दोस्तों पर्यावरण की पाठ्यचर्या का लक्ष्य बच्चों को पर्यावरण के भौतिक, जैविक तथा सामाजिक कारकों के साथ अंतक्रिया को समझाने योग्य बनाना होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। बताइए दोस्तों, दिन और रात किस कारण से होते हैं? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमने से, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमने से, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, दिन और रात होने का जो प्रमुख कारण है दोस्तों, वो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है। क्या दोस्तों? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, इसलिए इसका कारण है कि दिन रात हो। तो दोस्तों पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाए जाने के कारण क्या होता है दोस्तों? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए दोस्तों, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और ब्रूनर, या दोस्तों एलन वाइगोत्स्की और ब्रूनर, या फिर दोस्तों ब्रूनर और स्पीयरमैन। बताइए दोस्तों निम्न में से कौन से थे? तो दोस्तों हम आपको बता दें, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, वो थे जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की। दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन में विकल्प ए बिल्कुल सही है। दोस्तों पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत, कौन सा दोस्तों? संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दोस्तों? पियाजे ने। और जबकि दोस्तों वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने दोस्तों दिया था सामाजिक विकास का, सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो दोस्तों बच्चों के सीखने से संबंधित था। तो दोस्तों इसलिए जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के तरीकों को सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। बताइए दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों विकल्प ए सभी जीव, या विकल्प बी भू आकृतिक कारक, या दोस्तों जलवायु कारक, या ये सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसमें सभी जीव आएंगे, भू आकृतिक कारक भी इसी में शामिल होंगे, जलवायु कारक, ये तीनों दोस्तों इसमें शामिल होंगे। पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं इनके अंतर्गत ये सभी शामिल होंगे। दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? जैविक और अजैविक। तो दोस्तों दो प्रकार के घटक होते हैं। दोस्तों जैविक घटकों में क्या आते हैं? हमारे जितने भी जीव जंतु होते हैं ये जैविक घटकों में आते हैं, और जितने भी जो दोस्तों अजैविक घटक हैं उनके अंतर्गत क्या आएंगे? जैसे जल, वायु, पहाड़, ये दोस्तों कैसे घटक हैं? ये हैं अजैविक घटक। दोस्तों इसलिए वे समस्त घटक जिनमें दोस्तों जीवन पाया जाता है दोस्तों क्या क्या कहलाएंगे? जैविक घटक कहलाएंगे। जिनमें जीवन नहीं पाया जाता उनको दोस्तों अजैविक घटक कहते हैं। दोस्तों दोस्तों जबकि भू आकृतिक जो कारक हैं अर्थात जलवायु कारक जो होते हैं दोस्तों, ये कैसे होते हैं? ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए दोस्तों? क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, या फिर दोस्तों इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, या दोस्तों अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या दोस्तों विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों हम आपको बता दें, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या होता है? बढ़ावा मिलता है। दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों जब पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में हम कुछ ऐसे अनुभव बांटेंगे जो उनके जीवन से जुड़े हों या उनके अनुभव से जुड़े हों, तो दोस्तों उन्हें पढ़ने में रुचि होगी और वो पर्यावरण के प्रति अपनी सहानुभूति विकसित करेंगे, जिससे दोस्तों पर्यावरण की समझ उनमें विकसित होगी। दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? बताइए दोस्तों, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? दोस्तों यकृत द्वारा, फेफड़े के द्वारा, या हृदय के द्वारा, या फिर दोस्तों किडनी के द्वारा? बताइए दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें, जो यकृत है इसके द्वारा दोस्तों हमारे शरीर यकृत जो अंग है इसके द्वारा दोस्तों अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों यकृत प्रोटीन उपापचयन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रोटीन का जो उपापचयन होता है दोस्तों उसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है। दोस्तों प्रोटीन का विघटन से अन्य पदार्थों को अलग करने के साथ साथ ये अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ को भी अलग करता है दोस्तों। इसलिए यकृत जो है यूरिया में इन अमोनिया को जो यूरिया में बदल देता है दोस्तों। इसके अलावा जो वृक्क होती है वो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। यकृत हमारे शरीर के इस अंग के द्वारा दोस्तों क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? दोस्तों 25%, 30%, 50% या फिर दोस्तों 10%? दोस्तों हम आपको बता दें, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर दोस्तों ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। दोस्तों इस नियम को 10% का नियम भी कहते हैं। दोस्तों इस नियम को 10% का नियम कहते हैं। और दोस्तों ये सन 1942 में, कब दोस्तों, सन 1942 में लिंडमान ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों किसने? लिंडमान ने प्रस्तुत किया था इस नियम को 10%, क्योंकि इन्होंने बताया था कि प्रत्येक पोषण स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है, बाकी जो 90% ऊर्जा होती है वो हमारे पर्यावरण में विमुक्त हो जाती है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों किसकी आवश्यकता होगी? अनुभव की, या फिर अवधारणाओं का बनना, या फिर दोस्तों अन्वेषण विधियों एवं सत्यापन, या उपयुक्त सभी? बताइए दोस्तों, ज्ञान निर्माण निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, ज्ञान निर्माण के लिए सर्वप्रथम अवधारणा बनाना, उसके बाद दोस्तों अनुभव, फिर अन्वेषण विधियों और सत्यापन करना, फिर दोस्तों इसके बावजूद हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, या फिर वाद विवाद या पूछताछ आदि की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अवधारणा का बनना, अनुभव, अन्वेषण विधियों और उनका सत्यापन, और दोस्तों प्रश्न पूछना या वाद विवाद प्रतियोगिता कराना आदि की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन विकल्प डी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम दोस्तों। निम्न में से कौन वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? दोस्तों नीली हरी शैवाल, या दोस्तों प्रोटोजोआ, या फिर कवक, या फिर वायरस? बताइए दोस्तों कौन सा करता है? दोस्तों हम आपको बता दें, वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उनको नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है, जिसको दोस्तों क्या कहेंगे? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहेंगे। दोस्तों जो नीली हरी शैवाल हैं ये दोस्तों इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे कि राइजोबियम तो दोस्तों ये राइजोबियम भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और दोस्तों इसके अलावा एक एजोला फर्न होता है, ये भी दोस्तों क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि बाल विवाह, दहेज और बाल श्रम ये सभी सामाजिक बुराइयां हैं जो हमारे समाज में व्याप्त हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल आप देखते होंगे बहुत सी जगह बाल विवाह कर दिया जाता है, और कई बार शादी हो जाती है तो वहाँ पर क्या दोस्तों दहेज की मांग होती है। और आपने ये भी देखा होगा दोस्तों, कुछ कारखाने और कंपनियां होती हैं जिनमें बच्चों के द्वारा श्रम कराया जाता है। तो दोस्तों ये सभी क्या है दोस्तों? सामाजिक बुराई हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी सही है, क्योंकि दोस्तों सामाजिक बुराइयों से जो तात्पर्य है दोस्तों ऐसे तत्वों से है और ऐसी प्रथाओं से है जिनके कारण समाज पर दोस्तों क्या होता है? बुरा प्रभाव पड़ता है।
तो दोस्तों ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, दहेज, बाल श्रम, भ्रष्टाचार या दोस्तों इसके अलावा भ्रूण हत्या, ये जो हैं दोस्तों क्या है, सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, बताइए दोस्तों कैसी होनी चाहिए, गतिविधि आधारित कक्षा या पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा या दोस्तों पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा या दोस्तों उपयुक्त सभी। दोस्तों हम आपको बता दें, पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होनी चाहिए दोस्तों वो गतिविधि आधारित होनी चाहिए। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे छात्रों में पर्यावरण के प्रति क्या होगा दोस्तों, चेतना का विकास होगा। साथ ही छात्र जो होंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सकेंगे। तो दोस्तों इसलिए जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दोस्तों नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम होगा, बताइए दोस्तों। विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन कराना या अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना या फिर दोस्तों बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना या विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना, बताइए दोस्तों कौन सा इनमें से होगा। दोस्तों हम आपको बता दें, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना एक सर्वोत्तम उपाय होगा। तो दोस्तों बच्चों में जो सामाजिक भावना का जब हम विकास करेंगे तो उसके लिए ये सबसे सर्वोत्तम उपाय होगा कि उनमें हम एक स्वस्थ स्पर्धा पैदा करें। तो दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी, आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।